कैमरा चेक करें बेटा, कैमरा शो है आपको भी? जी सर हो रहा है। ओके ठीक है। सो आज की क्लास हम घर से ले रहे हैं। इट्स माय लाइब्रेरी रूम, जहाँ पे पूरा बुक्स का स्टोर है ये, बिकॉज इट्स माय हॉबी। मेरी जो हॉबी है या पैशन है, बुक्स को रीड करना है शुरू से ही। और दूसरा, मेमोरी कैसे वर्क करती है, ये भी बुक्स का ही एक पार्ट है। जब मैंने बुक्स रीड करा था तो मुझे कुछ बुक्स मिली मेमोरी के ऊपर। आई स्टार्टेड रीडिंग द बुक्स इन 2003। 2004 तक मैंने इसको देखा काफ़ी कुछ। फिर मैंने कई 2-3 कोर्सेज किए वर्ल्ड के, जो भी ग्रेटेस्ट मेमोरी मैन हैं, जब भी वो चंडीगढ़ आते थे या दिल्ली में आते थे या मुंबई में, तो मैं वहाँ स्पेशली कोर्स करने जाता था। तब उसके बाद फिर मेरा बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट रहा। तो अभी फिर यही रहता है कि अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड मेमोरी, ये 3 बुक्स मेरे लाइब्रेरी में रहती हैं। इट्स माय पैशन टू रीड। तो आज मैं क्लास वहाँ से ले रहा हूँ और आपको बहुत कुछ सिखाएंगे उसमें। और आप देखोगे कि उसका इफेक्ट आता है बेटा। जब मैं मेमोरी टेक्निक्स के थ्रू आपको पढ़ाता हूँ, तो बहुत कुछ सिखा पाते हैं। मैं कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा, इवन अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में भी हम जब आपके दिमाग में एक पिक्चर बनाते हैं, एक सीन क्रिएट करते हैं, आपको इन्वॉल्व कर पाते हैं, चीज़ें आपको समझ आती हैं, आपको याद हो जाती हैं, तो ये उसके इसी का एक पार्ट है। कभी उसके ऊपर हम एक आपके लिए सेमिनार रखेंगे। वैसे हमने 9 जून को प्लान की है एक मेमोरी सेमिनार। तो अभी लेकिन स्टार्ट करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। ऐसे ही बस बात स्टार्ट हो गई आपके साथ। यहाँ पर हमने इकोनॉमिक्स की जो क्लास ली थी, पहली 4 क्लासेस हो चुकी हैं और यहाँ पे आके आपकी डेमोज भी ओवर हो जाती हैं। अभी सिर्फ वो स्टूडेंट हमारे साथ आगे बढ़ेंगे हु आर कंफर्म्ड, ठीक है। उनको अब नाउ दीज आर नो डेमो। मैंने आपको डेमो सब समझा दिया, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। बेसिकली डेमो मेरी नहीं है, वी आर वेरी एक्सपीरियंस टीचर, तो हमारी तो आप क्या डेमो लोगे। डेमो एक सब्जेक्ट की होती है, आपके इंटरेस्ट की होती है, आपकी होती है कि इकोनॉमिक्स में क्या आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। मैंने ट्राई किया 4 डेज में आपको समझाने का, ठीक है। बीच में 3rd डे थोड़ा सा ऐसा रहा कि अब प्रॉपर वहाँ पे हमारी क्लास नहीं हो पाई। तो 4 क्लासेस में मैंने आपको समझाया मीनिंग, डेफिनेशन, टेबल, डायग्राम, कर्व, लॉजिक्स। तो उससे आपको आइडिया आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स कैसे होने वाली है। और इकोनॉमिक्स कैसी भी हो बेटा, डिपेंड करता है मैं कैसा हूँ, मेरी टीचिंग कैसी है, एग्जाम्पल्स कैसी हैं। ये तो बहुत इजी चैप्टर हमने पकड़ा अभी। तो जैसे से हम आगे बढ़ेंगे, चैप्टर्स टेक्निकल होते जाएंगे, बट आपके लिए गारंटीड वो चैप्टर्स इजी होंगे, इंटरेस्टिंग होंगे। क्योंकि जितना कोई चैप्टर टेक्निकल होता है, उतना ही हमारे लिए वो पैशन बन जाता है। उसे इजी बनाने का हमारे अंदर कंपटीशन आ जाता है। खैर, अब तो वो बातें बहुत पहले की थी, अब तो ये सब चीज़ें रट चुकी है दिमाग में, एग्जाम्पल्स पेट हो चुकी हैं। लेकिन आपके लिए कभी भी कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक टफ नहीं हो, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में बेटा। कभी भी माइक्रो का कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर टफ नहीं होगा। ऐसे फिर निधि मैम भी जब टीच करेंगे स्टैट्स, उनका वो एक्सपर्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया चलते हैं हमारा कॉम्बिनेशन, क्योंकि मेरी फ्रिक्वेंसी को निधि मैम मैच कर लेते हैं। आम टीचर मेरी फ्रिक्वेंसी को मैच नहीं कर पाता, इसलिए फिर वही टीच करते हैं आपको स्टैट्स। तो हमने डिमांड के अंदर डिमांड का मीनिंग, डेफिनेशन, टेबल, डायग्राम, ये सब किया था। और उसके बाद हम मार्केट डिमांड फंक्शंस की बात कर रहे थे। मार्केट डिमांड फंक्शन भी हमारा ओवर हो गया था। उसमें 2 तरह के फंक्शन थे, इंडिविजुअल एंड मार्केट, वो भी डन कर दिया था। यहाँ तक किसी का डाउट है तो बताइए, क्योंकि ये हमारा बेसिक लेवल है। बेसिकली डेमो क्लासेस यहीं तक होती हैं, 3 क्लासेस, जिसमें हम ये 3 चीज़ें कंप्लीट करते हैं। आपको कभी डेमो की नीड नहीं पड़नी चाहिए। आप एक एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ रहे हो, कोई इशू नहीं आपको आएगा कभी भी। उसके बाद 4th है लो डिमांड, जहाँ से हमारा चैप्टर चेंज होता है। याद है सबको? मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था कि जब हम डिमांड की बात करते हैं, तो डिमांड कई फैक्टर्स का एक रिजल्ट है। एक कई फैक्टर्स उसको कंट्रोल करते हैं, है ना। जैसे आप पढ़ते हो, तो आपके पढ़ने के कई रीजन हो सकते हैं। तो इट मीन्स स्टडी एक रिजल्ट है, एक आउटपुट है, बट पढ़ने का रीजन कोई डिफरेंट है। कई स्टूडेंट पेरेंट्स से डर से पढ़ रहे हैं, वो भी एक रीजन है। कई लोग मेरे डर से पढ़ रहे हैं, वो भी रीजन है। कई लोग सेल्फ मोटिवेटेड हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं। कुछ लोगों का ड्रीम है एक कुछ बनने का, तो उस लिए पढ़ रहे हैं। मतलब सबके अलग अलग रीजन हो सकते हैं, और जिसके पास सारे रीजन होते हैं पढ़ने के, वो टॉपर होता है। तो डिमांड के भी कई रीजन हैं। पहला रीजन है प्राइस, बहुत बड़ा रीजन प्राइस। और बाकी रीजन क्या है? अदर फैक्टर्स।
तो यहाँ से चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और 4 क्लासेस में मैं बहुत बार एक एक चीज को रिपीट कर चुका हूँ, डिटेल में जा चुका हूँ। अभी मैं नहीं जाऊंगा, मैं सीधा आगे बढ़ता हूँ। लो डिमांड कब लगेगा? जब प्राइस का इफेक्ट आता है। प्राइस जब फॉल करती है तो डिमांड राइज होती है, डिमांड इंक्रीज होती है। यस, इंक्रीज नहीं बोलना बेटा, राइज बोलना है। क्यों नहीं बोलना इंक्रीज, ये आज आपको आज आपको समझ आ जाएगी, कोई बात नहीं, क्योंकि आज इंक्रीज और राइज में ही डिफरेंस समझाना है आपको मैंने, अगर हम वहां तक पहुंच गए तो जब हम बोलते हैं कि प्राइस फॉल कर रही है और डिमांड राइज कर रही है तो ये लो डिमांड है। और जब लो डिमांड लगता है तो अदर फैक्टर्स क्या रहते हैं? क्या रहते हैं अदर फैक्टर्स? बोल एवरीवन। अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। और कांस्टेंट का मीनिंग क्या है? यस बेटा, कांस्टेंट मीनिंग क्या है? सर नो चेंज। नो चेंज। नो चेंज, यस, नो चेंज मतलब कुछ चेंज नहीं हो रहा, मेरी इनकम वही की वही है, मेरा टेस्ट वही है, मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कुछ भी ऐसा, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है। सक्षम निशांत क्लास में है अभी, पारस, सौम्या, दिवांश, अमरजीत, सॉरी हाँ अमरजीत, कबीर, तनव, अंगद, अर्गुन। अमरजीत आप थोड़ा दूर रहते हो, कोई इशू नहीं बेटा, हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी सक्सेसफुल हैं, हमारी मोबाइल ऐप की रिकॉर्डिंग भी सक्सेसफुल है, हमारे तीनों प्लेटफॉर्म सक्सेसफुल है, ऑफलाइन, ऑनलाइन या मोबाइल ऐप, इसलिए कोई इशू नहीं आपके साथ कभी भी आएगा, आप तीनों का बेनिफिट लीजिए। व्हेनेवर आई टीच, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको, आप कहाँ बैठे हो, बस आपका ध्यान होना चाहिए, ये नहीं कि आप साथ में मोबाइल गेम्स खेल रहे हो, वो नॉन सीरियस बच्चा होता है जो ऑनलाइन क्लास में मोबाइल पे गेम्स खेलते हैं, तो या बीच में लीव कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चे कॉमर्स में तो नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से, अगर है तो कॉमर्स छोड़ दीजिए या खुद को चेंज कर लीजिए। तो लो डिमांड जो है, यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्राइस का इफेक्ट आता है, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, फिर उसका डायग्राम टेबल सब हमें आता है। अजम्पशंस की बात हमने की, अजम्पशंस की बात हमने की कि अजम्पशंस का मीनिंग क्या है बेटा, बोलो अजम्पशन का मीनिंग, कि देयर इज नो चेंज इन द, देयर इज नो चेंज इन द अदर फैक्टर्स। प्राइस ऑफ, हाँ, प्राइस ऑफ, किसका प्राइस बोलो? रिलेटेड गुड्स। हाँ, मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सारा। अब बोलोगे सर क्या बार बार बोलना, बस सारे, बस एक प्राइस ऑफ द कमोडिटी को छोड़ दो, मतलब जिस प्रोडक्ट को तुम खरीद रहे हो, मान लो आप सैमसंग मोबाइल खरीद रहे हो, तो सैमसंग मोबाइल का प्राइस छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं, प्राइस ऑफ आईफोन, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट, मार्केट का ट्रेंड, क्लाइमेट, कुछ भी है वो सब के सब सेम है, उनमें कोई चेंज नहीं आया, तो फिर पक्की बात है जैसे से सैमसंग का प्राइस बढ़ेगा उसके मोबाइल की डिमांड कम होती जाएगी। ये हमने लो डिमांड पढ़ा था, और फिर हमने देखा था कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं, मैं सिर्फ 10 मिनट में रिपीट कर रहा हूँ, आपका लिंक बन जाए, क्योंकि कई बार आप इकोनॉमिक्स को पढ़ के नहीं आते घर से, आपको लगता है होमवर्क सिर्फ अकाउंट्स का ही होता है, रीडिंग ही होमवर्क है बेटा इकोनॉमिक्स का, इतना बढ़िया तरीके से तुम कंट्रोल कर सकते हो इकोनॉमिक्स को, आपको ज्यादा टाइम डिवोट करने की जरूरत नहीं। इकोनॉमिक्स और बिजनेस की ट्यूशन रखना का मतलब ये है कि मैंने 2 प्रोफेशनल टीचर हायर कर लिए, अब सारी हेडेक उनकी है, समझाना, पढ़ाना, याद कराना, आपका घर के अंदर सिर्फ एक ही काम है, घर जाके रीड करना बस, वो भी अगर आपको 100 मार्क्स चाहिए, अगर आपको 70-80 चाहिए तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, हमारा समझाना ही इनफ है, लेकिन अगर आपको टॉपर बनना है तो घर पे रीडिंग करनी पड़ेगी, नोट्स में से भी रीडिंग करिए, साथ में एक बुक भी रखिए, बुक का नाम मैंने आपको बताया हुआ है, अदरवाइज मैं ग्रुप में डाल दूंगा, उस बुक को आपने परचेज करना है, वो बहुत बढ़िया बुक है। तो यहाँ पर एक्सेप्शंस बुक बता दीजिए। मैं बेटा ग्रुप में डाल दूंगा, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस और लिमिटेशन, ये हमने लास्ट क्लास में किया था कि ये क्या कहती थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा हमारे चैप्टर का, कहाँ लॉ डिमांड नहीं लगता जबकि सारी अजम्पशंस वहां है, इन स्पाइट ऑफ ऑल अजम्पशंस, सब अजम्पशन के होने के बावजूद भी लॉ डिमांड नहीं लगता, वो है इग्नोरेंस, आर्टिकल डिस्टिंक्शन, नेसेसिटीज, एबनॉर्मल सिचुएशंस, है ना, वो सब चीजें, या गिवन गुड्स का कॉन्सेप्ट हमने किया था। गिवन गुड्स का कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जहां प्राइस फैक्ट और इनकम फैक्ट इन दोनों की बात आती है, राइट? यहां तक डाउट किसी को?
No. No, sir. No, sir. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हम एक क्वेश्चन में थे, अगर आपको याद होगा, कि लो डिमांड क्यों लगता है, क्यों लगता है लो डिमांड, बताइए। अब हम ये बात कर रहे थे, सॉरी एक फोन आ गया था, लो डिमांड क्यों लगता है। अभी तो हमने जान लिया कि लो डिमांड लगता है, और वो तब लगेगा जब अजम्पशंस होंगी, और कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं लाइफ की 4-5 जहां लो डिमांड नहीं लगता, बट उन 4-5 सिचुएशन को छोड़ दिया जाए तो लो डिमांड पक्का लगता है। तो क्वेश्चन है क्यों लगता है। तो मैंने उसमें से एक रीजन बताया था आपको, कैन यू टेल कि वो रीजन कौन सा है। Okay. बेटा 1 मिनट के लिए होल्ड कर रहा हूँ। Take seconds, sir. Sir, substitutional effect. हाँ जी, ऐसे क्यों हो रहा है, इम्पोर्टेंट है। Plus one के नाम इंक्वायरी है, अकाउंट्स की कल यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ, कितने बजे? न्यू बैच मतलब 5 न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं, उनके साथ हम रिपीट कर रहे हैं जितना हो गया। 3-4 बेसिक रिकॉर्डिंग, हेलो सर, एक सेकंड सर प्लीज। 3-4 बेसिक रिकॉर्डिंग से वो आज आप सेंड कर दो वही, ठीक है। मैंने कल भी शेयर की थी ग्रुप में, प्लस शेयर कर देती हूँ। शेयर का सेट वो नहीं खाता नहीं, वो सेट नहीं करना, अलग करनी है, उसे फोटो नहीं बनती, सिर्फ 4 कर दो, क्या ये बच्चा देख ले, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है, बाकी सर करवा दें, बाकी सर से बात कर लेना बाद में। सॉरी बेटा, एक्चुअली वहाँ पर इंस्टीट्यूट में कोई पेरेंट्स मिलने आए थे, कोई न्यू एडमिशन थी, 2 मिनट मुझे बात करनी पड़ी। अभी हम वापस आते हैं। यस, अब बताओ क्या कह रहे थे आप, क्या एक रीजन बताया था मैंने आपको, लो डिमांड क्यों लगता है। Sir, substitutional effect. Substitutional effect. वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी नाइस। क्योंकि और मेरे हिसाब से ना 5 रीजंस में से सबसे बड़ा रीजन यही है, जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है ना, तो वो सस्ती हो जाती है किसी के लिए। मतलब जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस, फॉर एग्जांपल सैमसंग का प्राइस कम होता है, तो जो आईफोन वाले हैं, जो मतलब कस्टमर है आईफोन का, उनके लिए सैमसंग सस्ता हो जाता है, क्योंकि उनका बजट होता है 1 लाख। अब मान लो 1 लाख का आईफोन आ रहा है और 1 लाख का ही सैमसंग आ रहा है, दोनों का मॉडल एक हाई एंड मॉडल ले लेते हैं कोई भी। अब सैमसंग ने एक स्कीम निकाल दी कि हमारे फोन पे 20% डिस्काउंट मिलेगा आपको अगर आप विद इन 2 डेज खरीद लेते हो। अब सैमसंग का फोन हो गया सस्ता, 80,000 का हो गया, या उस पर उन्होंने सैमसंग बर्ड्स फ्री कर दिए। अब सैमसंग बर्ड्स 30,000 के आते हैं, तो फ्री हो गए, एक तरह से 30,000 का फायदा हो रहा है आपको। आईफोन वाले कहते हैं जी हम तो वायर भी देंगे एक्स्ट्रा साथ में, हम तो आपको चार्जिंग का स्विच भी देंगे, सॉकेट नहीं दे रहे, तो उनके नखरे ज्यादा होते हैं थोड़े से। तो अब कस्टमर सोचेगा कि छोड़ो यार, उसमें क्या है, सैमसंग अच्छा ही तो है ना, एंड्रॉयड भी तो अच्छा ही होता है, तो वो क्या करेंगे, आईफोन की डिमांड कम करते हुए आईफोन के 30-40 कस्टमर्स पक्का सैमसंग को मिल जाएंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं जैसे जैसे सैमसंग अपना प्राइस कम करता है, मार्केट में सैमसंग की डिमांड बढ़ती है। वो क्यों बढ़ती है, उसका एक रीजन है। राइज होती है, राइज। क्योंकि मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। Fall in the substitution effect. आप ये बोलोगे, मैं समझा देता हूँ क्या बोलना आगे से। आप बोलोगे सर वो आराम से बोलो, कोई जल्दी नहीं है, लिखना कैसे है वो बाद में आ जाएगा, पहले देखो जो आपका दिमाग है ना, मैंने ब्रेन पे बहुत बड़ी रिसर्च की हुई है बेटा, मेरी बात को वैल्यू करना। आपके ब्रेन की कोई लैंग्वेज नहीं होती, हिंदी पंजाबी इंग्लिश कोई लैंग्वेज नहीं होती, इसलिए मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता हूँ। आपके दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि आपके दिमाग में जो अंडरस्टैंडिंग है वो सिर्फ एक अलग लेवल से सेव होती है, पिक्चर फॉर्म में सेव होती है, जो आप समझ जाते हो वो अंडरस्टैंडिंग है। उसे इंग्लिश में लिखना या हिंदी में वो आपकी चॉइस है, उसे कैसे लिखना इकोनॉमिक्स में या अकाउंट्स में आपकी चॉइस है, पहले बात को समझना है। और उस टाइम आपको इकोनॉमिक्स के या बुक के वर्ड्स यूज नहीं करने, जैसे मैं आपको टीच करते हुए समझाता हूँ। अदरवाइज मैं भी बुक की लैंग्वेज यूज कर सकता हूँ, आपको इंप्रेस करने के लिए बड़ा हाई फाई वे में बोल सकता हूँ, कोई नीड नहीं है, उल्टा आपको समझ नहीं आएगा। आपने ये बोलना है कि सर जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड इसलिए बढ़ती है क्योंकि मार्केट में उसका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो होता है वो महंगा हो जाता है। तो मैं अगर लिख दूं यहाँ पर सैमसंग की प्राइस कम होगी, ये एक काम तो सैमसंग ने किया, लेकिन
एप्पल, अब सबको क्या लगेगा बताओ जल्दी, जब सैमसंग सस्ता होगा तो एप्पल सबको क्या लगेगा? महंगा। महंगा लगेगा, Costlier. कॉस्टली लगेगा। तो जब कॉस्टली लगेगा तभी तो एप्पल के कस्टमर्स किस पे शिफ्ट होंगे? Samsung. सैमसंग पे। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यस, क्योंकि मेरी नजर में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में सैमसंग और एप्पल दोनों अच्छे ब्रांड्स हैं। दोनों के 1 लाख वाले फोन अच्छे ही होते हैं। मान लो सैमसंग का 30,000 वाला फोन हैंग होता हो, मे भी शायद, लेकिन 1 लाख वाला फोन तो नहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा। तो अब दोनों अच्छे हैं और सैमसंग की वही फीचर्स 70 में मिल रही हैं, एप्पल 1 लाख से कम आ नहीं रहा, तो फिर छोड़ो एप्पल को, शिफ्ट हो जाओ सैमसंग पे, क्योंकि क्वालिटी दोनों की सेम है। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और इसमें एक कंडीशन होती है, क्वालिटी शुड बी सेम। आप ये नहीं कि फिर एप्पल से सीधा वीवो पे जा रहे हो। यू कांट से कि सर मैं कंफ्यूज हूँ कि वीवो लूँ या एप्पल लूँ। ये तो कोई कंपैरिजन बना ही नहीं, क्योंकि वीवो सस्ता है इसलिए हम वीवो ले रहे हैं, नहीं। वो पॉइंट वहां होगा जहां क्वालिटी सेम है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मीनिंग समझ आ गया। लॉ डिमांड क्यों लगता है? क्योंकि मार्केट में सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, चेंज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर। ये सिंपल पॉइंट है। इसका मीनिंग क्या है? जब कोई प्रोडक्ट, मैं अभी मैंगो का एग्जांपल ले लेता हूँ, जो मैं आज की डेट में मार्केट में देखता हूँ। मैंगो जब आया था मार्केट में मार्च में, तो मैंगो रेट 300 था। 2 कस्टमर बाय कर रहे थे उसको, बहुत ज्यादा रिच लोग होंगे या ज्यादा ही पैशनेट होंगे मैंगो को लेके। जब अप्रैल में मैंगो का रेट 200 आया तो कस्टमर 10 हो गए। अब आप इसको क्या बोलोगे? प्राइस कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। बट हम यहाँ पे रीजंस पे बात करें बेटा, व्हाई। ये बातों में समझ आ चुकी है 3 दिन से कि प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ेगी। अब रीजंस पे बात हो रही है। बता सकते हो क्यों हो रहा है ऐसा, डिमांड क्यों बढ़ रही है? तो प्राइस फॉल हो रहा है इसलिए डिमांड बढ़ रही है। नहीं बेटा नहीं, देखो हमने ये तो समझना है ना कि प्राइस कम होने पे डिमांड क्यों बढ़ती है। आई नो ये बहुत ही इजी फंडा है, तो इसलिए सब लोग ऐसे ही समझ जाते हैं। तो सबको ऐसा लगता है प्राइस कम हो रही है इसलिए डिमांड बढ़ रही है। हमने उसके पीछे के रीजन जानने हैं। मतलब आपके दिमाग में ऐसा क्या केमिकल लोचा होता है कि जब प्राइस कम, सर बेटा लेट मी कंप्लीट, बेटा बीच में नहीं बोलना था, लेट मी कंप्लीट। आपके दिमाग में ऐसा क्या केमिकल लोचा होता है जिस कारण से जैसे आप सुनते हो प्राइस कम होगी उठा लो ज्यादा? ये कौन मोटिवेट करता है आपको? मार्केट में डिमांड क्यों बढ़ती है? अब बोलो उसका रीजन नंबर 2 क्या है? एक तो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दूसरा क्या है? दूसरा रीजन है, क्या लिखा मैंने? डिफरेंट यूजर्स। क्या होते हैं डिफरेंट यूजेस? मुझे आप इलेक्ट्रिसिटी का डिफरेंट यूज बता सकते हो? क्या क्या यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी का? आपके घर में इतना कुछ चल रहा होगा, क्या क्या यूज है? इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज्ड टू बोलो क्या क्या यूज है? to run appliances, electrical appliances. इलेक्ट्रिसिटी के यही यूज है बेटा, एसी, फैन, वॉशिंग मशीन, सब कुछ। अब क्या होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस कम होता जाएगा चंडीगढ़ में, हम इसके यूजेस बढ़ाते जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल है मिल्क। मिल्क का यूज क्या है बताओ जल्दी से? कैमरा शो हो रहा है आपको भी, चेक करिए। यस सर। Yes, sir. मैं बेसिकली 4th पॉइंट बता रहा हूँ, 5th पॉइंट बता रहा हूँ पहले। मिल्क का यूज क्या बेटा डिफरेंट? अब मिल्क को हम यूज करते हैं एज ए मिल्क, चाय बनाने के लिए यूज करते हैं, लस्सी बनेगी, मैंगो शेक बनेगा, कर्ड बनेगा, आइसक्रीम बनेगी, पनीर बनेगा।
इतना कुछ यूज है बेटा मिल्क का, अभी तो मैंने एक दो और नहीं बताई। ये सब चीजें ही रीजन है, जब जब मिल्क का प्राइस कम होता है हम मिल्क को ज्यादा खरीदते हैं। क्यों ज्यादा खरीदते हैं बोलो एवरीवन? क्योंकि मिल्क का एक डिफरेंट यूज है। मैं एज ए मिल्क तो पीता ही हूँ, एज ए चाय तो पीता ही हूँ, लेकिन जब मिल्क सस्ता मिलता है तो मैं बोलता हूँ 4 पैकेट ज्यादा दे दो, आज लस्सी भी बनेगी, मैंगो शेक बनेगा, कर्ड भी बनेगा, लाइक दैट। अब बताओ अगर यही बात बुक्स के लिए बोली जाए, जैसे इकोनॉमिक्स की बुक बात कर रहा हूं मैं, इकोनॉमिक्स की कोई भी बुक मार्केट में 850 की मिलती है, अभी ऑफर आया बेटा 3 दिन के लिए 600 का। बताओ कितने बुक्स खरीदोगे आप? 1 2 क्यों नहीं खरीद लेते? लॉ डिमांड तो आपको बोल ही रहा है, लॉ डिमांड तो ये कह रहा है आपको। हाँ सर नीड नहीं है ना। हाँ, अब देखो यहाँ पे परमवीर भी ये तो बोल रहा है सर चाहे मुझे चैप्टर ज्यादा नहीं आता, अभी पूरा चैप्टर अभी हुआ नहीं, लेकिन इतना तो मुझे अंडरस्टैंडिंग बचपन से ही है कि बुक्स को तो हम एक ही पर्पस के लिए यूज करते हैं, वो क्या है वो रीडिंग। लेकिन मुझे एक स्टूडेंट मिला था, उसने मुझे बताया था सर नहीं डिफरेंट यूज है। मैं क्या बता क्या यूज है? बेटे माइक ये अपना म्यूट कर दो बीच में, हाँ सब लोग म्यूट कर दो, जब बात करें तब आप करो अनम्यूट। मैंने एक स्टूडेंट मिला मुझे, उसने क्या बोला, कहता सर डिफरेंट यूज है। मैं क्या बता, कहता सर एक रीडिंग के लिए, दूसरा ट्यूशन पे रीड करने के लिए, एक स्कूल में रीड करने के लिए और एक ट्यूशन पे रीड करने के लिए। मैं तीसरा कहते हो जब फ्री होते हैं एरोप्लेन बना सकते हैं हम, बुक में से पेज निकाल लो एरोप्लेन बना दो। फोर्थ ऐसे फालतू यूज बता रहे हैं, क्या हम ऐसा करते हैं? क्या ऐसा होता है कि ट्यूशन पे वही बुक ले जाते हो या डिफरेंट बुक लेके आते हो? नो सर, मतलब अगर एक बुक आपके पास है तो वो आप स्कूल में ले जाओ, स्कूल से जब वापस आओ तो बुक साथ ही आएगी, ट्यूशन पे वही ले आओ अगर वो सेम बुक है मान लो। तो मतलब कि कोई भी रीजन आपको ऐसा मोटिवेट नहीं करता कि मैं 2 बुक्स ले आया। आपके पेरेंट्स बेटा मैंगो तो ले आएंगे 5 किलो ये बोल के बेटा ऑफर था, सस्ते मिल रहे थे, हमने उठा लिए। मेरा लैंग्वेज थोड़ा सा लेमन रहेगा, ठीक है, इसको एंजॉय करना, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक्चुअली समझ ही ऐसे आती है, ठीक है। मैं अपनी लैंग्वेज को इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा साइड पे ले जाके समझा रहा हूँ, क्योंकि जब आपको ये समझ आ गई फिर नोट्स रीड करना, आपको नोट्स का एक एक वर्ड समझ आएगा। आपके पेरेंट्स कभी भी इकोनॉमिक्स की बुक को लेके ऐसा नहीं बोलते कि बेटा टी.आर. जैन की बुक 850 की मिल रही थी एक, और 2 लेने पे डिस्काउंट था 600 ईच, और 3 लेने पे 500, तो हम 3 ले आए। तो बोलोगे क्यों ले आए? एक ही बुक पढ़ लें वही बहुत है। एक बुक बहुत थी, स्कूल में भी ट्यूशन पे भी हर जगह एक बुक बहुत थी, क्योंकि बुक का कोई डिफरेंट यूज है ही नहीं। लेकिन जब आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा हम लेने गए थे 4 kg मिल्क क्योंकि सस्ता मिल रहा था, हम 10 किलो ले आए, अब लोग कोई बात नहीं बड़ी है 10 किलो यूज कर देते हैं। मिल्क अगर घर में 10 किलो हो ना बेटा कुछ भी नहीं है, अगर 10 किलो का पनीर भी बनाओगे ना सिर्फ 2 किलो बनेगा। मतलब मिल्क मेरे पास जितना भी हो घर में वो कभी फालतू नहीं होता, हम उससे बहुत कुछ बना सकते हैं। इसलिए जब जब मिल्क का प्राइस कम होता है मिल्क की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि हम उसको एज ए मिल्क, टी के बाद लस्सी, मैंगो शेक, गर्मियों में तो मिल्क की डिमांड वैसे ही बढ़नी है, तो वो सब कुछ बनेगा। इसलिए किसी प्रोडक्ट, इसलिए लॉ डिमांड क्या कहता है, मैं क्यों लगता हूं, उसका पहला रीजन कौन सा इफेक्ट? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। दूसरा रीजन कि उस प्रोडक्ट के क्या यूजेस हैं, डिफरेंट यूजेस है। तो जिस प्रोडक्ट का डिफरेंट यूज नहीं होगा उस पे लॉ डिमांड लगता ही नहीं, क्योंकि उसकी प्राइस कम होने पे भी हम उसको ज्यादा परचेज नहीं करते। जैसे बुक्स का एग्जांपल दिया। तीसरा बेटा नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। मैं जो ऊपर एग्जांपल दे रहा था फिर मैंने एकदम से चेंज कर ली, मैं ये एग्जांपल दे रहा था आपको कि जब मैंगो मार्केट में मार्च में आया था, मैं बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा तो आपको लगेगा नहीं कि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, आपको लगेगा कि हम तो बिजनेस की बात कर रहे हैं। मार्च में मैंगो का रेट 300 था, तो 2 कस्टमर्स थे, ये रिच लोग थे इसलिए खरीद रहे थे। अप्रैल में मैंगो का रेट आ गया 200, तो 10 लोग खरीद रहे थे। मई में मैंगो का रेट आ गया मई 15 तक 120, तो 50 लोग खरीदे थे। और आज मैंने पूछा मैंगो का रेट मई 29 को 100 रुपीज आ गया, 500 लोग खरीद रहे हैं। देख रहे हो बेटा 2 से 500 कैसे हो गए। अब मैं बोलूंगा रीजन क्या है, आप बोलोगे प्राइस कम हो रही है, वो नहीं बोलना। प्राइस कम हो रही है वो तो समझ आ रहा है, पर प्राइस कम होने पे डिमांड क्यों बढ़ रही है? तो आप बोलोगे क्योंकि सर मार्केट में डिफरेंट यूजेस है।
नहीं बेटा, वो पॉइंट तो हो चुका। अब निशांत आगे बढ़ो, वो हो चुका। अब वो उसकी बात नहीं कर रहे हम, क्योंकि उसको खरीदने वाले कंज्यूमर्स बढ़ रहे हैं मार्केट में। जब मैंगो 300 से 100 रुपीज पे आएगा तो दो बातें होंगी बेटा। एक, ओल्ड बायर, मैं ओल्ड बायर हूं बेटा, क्योंकि मैंने मैंगो को 200 रुपये भी खरीदा था, पर मैं ज्यादा नहीं खरीद पाया, 1 किलो ले लिया बस ऐसे ही टेस्ट के लिए ना। बट ओल्ड कंज्यूमर आज 5 केजी खरीद रहे हैं, क्योंकि रेट क्या आ गया 100। उसकी डिमांड बढ़ गई, पहले वो 1 केजी खरीद रहा था, अब 5 केजी। अब जब 5 केजी खरीद रहे हैं तो घर में मैंगो शेक बन रहे हैं, मैंगो आइसक्रीम बन रही है, एज ए मैंगो भी हम यूज कर रहे हैं क्योंकि सस्ता है। 300 रुपये खरीदने के बाद ना खाने का दिल नहीं करता उसको, उनको हमें लगता है कि चलो 2 पीस ले आते हैं, ऐसे ही चलो टेस्ट करके देख लेते हैं। इतनी हिम्मत ही नहीं बेटा उसको हम वेस्ट कर दें। अब लेकिन जब 5 केजी मैंगो घर में आता है ना, तो टेस्ट में 1-2 तो वैसे ही खा जाते हैं हम, फिर फालतू यूज भी कर लेते हैं उसका। इसका मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है, ओल्ड कंज्यूमर जो 2 किलो खरीद रहा था अब वो 5 खरीदेगा। और सबसे बड़ी बात क्या होगी बेटा, हमारे रिक्शा वाले भी आ जाएंगे। अब रिक्शा वाला बेचारा, मैं रिक्शा वाला इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम्पल में वो जस्ट एक पुअर के तौर पे रिप्रेजेंट होता है, इसलिए मैं रिक्शा वाला बोलता हूँ, ठीक है, मेरा कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं उसको लेके। एक रिक्शा वाला जो बेचारा 300 रुपीज के रेट पर, 200 के रेट पर मैंगो नहीं खरीद पा रहा था, रिक्शा वाले का भी तो मन करता है ना कि वो अपने बच्चों को मैंगो खिलाए या खुद खाए। वो किसकी वेट करता है, जब मैंगो का रेट 100 हो जाएगा और शायद 80 हो जाएगा। तो जैसे ही मैंगो का रेट 100 या 80 होता है, नए बायर्स भी मार्केट में जुड़ जाते हैं जो 300 पे अफोर्ड नहीं कर पाते। इसलिए जब ये कहा जाता है प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ेगी, उसका तीसरा बड़ा रीजन है ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स, एक पुअर, एक मीडियोकर, एक रिच। 300 रुपए पे रिच के घर में मैंगो पाया जाएगा, 200 और 120 के ऊपर या 200 पे मीडियोकर के घर में पाया जाएगा, लेकिन 100 या 80 रुपीज के ऊपर सबके घर में, मतलब यहाँ मीडियोकर भी और रिच भी है। नंबर 2 पे, नंबर 1 पे से रिच है, नंबर 2 पे मीडियोकर रिच है, और नंबर 3 पे रिच भी है, मीडियोकर भी है और पुअर भी है। क्योंकि 100 रुपीज पे तीनों खरीदेंगे और जम के खरीदेंगे। और आपकी मार्केट में यही हो रहा है बेटा, बाहर निकल के देखो, मैंगो ही मैंगो पड़ा है और हर कोई खरीद रहा है। रिच अपनी गाड़ी से निकलता है 3 केजी पैक कर दो जी, पुअर साइकिल से आता है वो 1 केजी ले जाता है, लेकिन जरूर खरीद रहा है क्योंकि मैंगो का रेट यहाँ पर सस्ता हो चुका है। तो नंबर ऑफ कंज्यूमर मार्केट में बढ़ गया। अब मैं अगर एक ही चीज समझाऊं बेटा आपको, आप बोलो सर मुझे ना एक एग्जाम्पल से सारा समझा दो, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर मैं मैंगो का एग्जाम्पल लूं तो मैंगो के ऊपर पहला पॉइंट क्या लगा, कौन सा इफेक्ट सर? सब्स्टिट्यूशनरी इफेक्ट। वो क्यों लगा, क्योंकि मैंगो जब सस्ता हुआ, मैंगो का प्राइस जब कम हुई, एप्पल की प्राइस कम नहीं हुई, क्योंकि मैंगो किसका सब्स्टिट्यूट है बेटा, एप्पल का। मान लेते हैं ऐसा, मे भी आपके लिए ना हो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी एक पर्सन के लिए हो सकता है, किसी ना हो, मेरे लिए है एप्पल और मैंगो में से मैं एक चीज खरीदता हूँ। अब एप्पल का रेट अभी भी 250 पे रुका हुआ है, एक महीने से। अप्रैल में भी 250 था, मई में भी 250। अब रेट पूछना, मार्केट में आपको 250 रुपीज मिलेगा एप्पल का रेट, नॉर्मल अच्छा है एप्पल का। पर मैंगो का रेट डे बाई डे कम हो रहा है। तो इससे क्या होगा, मेरे दिमाग में ना एक साइकोलॉजिकली चलता है, मैंगो सस्ता है, मैंगो सस्ता है, मैंगो ज्यादा खाना है। ये जो आपके दिमाग में इनबिल्ट है ना चीजें, ये है इकोनॉमिक्स। और जो बच्चे इकोनॉमिक्स में एक्सपर्ट होते हैं वो बड़े बड़े बिजनेस कॉर्पोरेट हाउसेस में अच्छी जॉब्स पे जाते हैं, पैकेज पे जाते हैं। 1 करोड़ का पैकेज मिलता है बेटा किसी को, क्यों, क्योंकि उसको पता है कंज्यूमर की साइकोलॉजी क्या है, कंज्यूमर को क्या चाहिए। और वो जब 1 करोड़ का पैकेज उसको मिलता है तो कंपनी उस बंदे से 50 करोड़ कमाती है, क्योंकि वो आइडिया देता है। पूरी वैल्यू आइडिया की बेटा, गेट एन आइडिया। आपको पता है मैंगो का प्राइस कम होने पे मैंगो सस्ता हो जाएगा, और सस्ती चीज को लेकर ना सबके दिमाग में क्या है, उठा लो, ज्यादा उठा लो। ये कौन सा इफेक्ट है, सब्स्टिट्यूशन। तो एप्पल के सारे कस्टमर किस पर शिफ्ट हो गए, मैंगो पे। दूसरा रीजन मैंने क्या बताया, डिफरेंट यूजेस। मैंगो का डिफरेंट यूज है, हाँ जी सर है, मैंगो खा लो, आइसक्रीम बना लो, लस्सी बना लो, शेक बना लो, ठीक है। तो मैंगो का प्राइस कम होने पे उसकी डिमांड बढ़ेगी। तीसरा, क्या मैंगो को 3 लोग खरीदते हैं, यस खरीदते हैं, रिच भी, मीडियोकर भी और पुअर भी। तो ये क्या हो गए, डिफरेंट कंज्यूमर्स या साइज ऑफ कंज्यूमर, इसको हम साइज कह सकते हैं तीनों को मिला के। और मेरा बेटा इकोनॉमिक्स पढ़ाने का एक ही पर्पज है, आप लोगों को इकोनॉमिक्स क्लास में ही याद हो जाए।
ना कि इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज का बर्डन आपके अकाउंट्स और मैथ्स को ना जाए, ठीक है। इसलिए बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, स्लो पढ़ाया जाता है, क्योंकि तब भी बहुत टाइम है हमारे पास। अब आप देखो आपको क्या घर जाके प्रॉब्लम आएगी इन 3 पॉइंट्स में। अगर एक बार रीडिंग करना चाहो तो कर सकते हो मेरे सामने। यू फील एन डाउट यू टेल मी। No doubt, sir. अदर्स? पारस, सक्षम, अमरजीत, नो सर। प्रणव, कबीर, सौम्या, दिवांश, गुड, No, sir. ओके ठीक है बेटा, नो सर। ठीक है। मैं किसी का नेम नहीं लेता, मतलब उसको ही पूछ रहा हूँ। बच्चे होते हैं ना, बच्चे कुछ भी सोच लेते हैं, मेरा नेम नहीं ले रहे सर, ऐसी भी नाराजगी नहीं आपसे। उसके बाद आता है 4th पॉइंट। यस बेटा। सर जो आपने भी पॉइंट बोला है सर, चेंज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, यस सर, उसमें तो सर अफोर्डेबल का ही आ गया पॉइंट। हाँ, अफोर्डेबल के हिसाब से है ना। यस यस, अफोर्डेबिलिटी यू कैन राइट आल्सो अफोर्डेबिलिटी। तो सर फिर वो भी रिलेट हो सकता है ना कि अगर प्राइस डाउन हो रहा है तो फिर डिमांड हाई हो रही है। बेटा हम एग्जैक्टली यही तो बोल रहे हैं ना, यही तो आज हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। वाई, बस पीछे वाई लगा दिया। तो आपने आंसर बोला सर क्योंकि कंज्यूमर का साइज बढ़ गया मार्केट में। ज्यादा प्राइस पे मैंगो को खरीदने वाले 2 कस्टमर्स थे और 100 पे आते ही 500 हो गए। तो जब क्योंकि कंज्यूमर का साइज बढ़ा तो मार्केट में डिमांड बढ़ गई। Got it ना। अब Yes, sir. मान लो मैं बोलूं कि मैंगो सिर्फ एक ऐसे पर्सन के लिए जिसका दिमाग चलना बंद हो जाता है, तो फिर क्या साइज बढ़ेगा कंज्यूमर का मार्केट में। मैंगो फ्रूट नहीं है, एक मेडिसिन है, और ये मेडिसिन पीजीआई रेफर करता है उस पर्सन को जिसका ब्रेन चलना बंद हो जाता है। वो अगर खाएगा तो उसका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। अब क्या रिक्शा वाला खरीद रहे हैं? क्या मैं खरीद रहा हूँ? आप खरीद रहे हो कार में से उतर के? नहीं ना। तो इसका मतलब ये पॉइंट हमें क्या समझा रहा है कि जब किसी चीज का प्राइस कम होता है उसकी डिमांड तभी बढ़ेगी अगर कंज्यूमर उसको लाइक करता है, हर तरह का कंज्यूमर। और वो साइज का मतलब मैं रिच पुअर ही बोल सकता हूँ, मैं मेल फीमेल तो नहीं बोल सकता, मैं स्टूडेंट या ऐसे कुछ नहीं बोल सकता ना। तो क्लासिफिकेशन कैसे होगी, क्योंकि हम बात प्राइस की कर रहे हैं, तो हम पूरी पब्लिक को कैसे क्लासीफाई करेंगे? पुअर, मीडियोकर एंड रिच। तो अफोर्डेबिलिटी ही ऑब्वियसली हम पॉइंट की बात कर रहे हैं। गॉट इट क्लियर? Yes, sir. अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, इनकम फैक्ट। अब ये इनकम फैक्ट क्या है ये बात करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। तो व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। पहले आपकी नॉलेज चेक करते हैं, कौन बताएगा? इनकम 2 तरह की होती है। डू यू हैव एनी नॉलेज? कोई बीच में लीव नहीं करेगा क्लास। चलिए बताता हूं मैं आपको। नॉलेज 2 तरह की होती है। वन इज नॉलेज बोलते हैं मैंने इनकम। इनकम 2 तरह की होती है। वन इज द मनी इनकम एंड अदर इज द रियल इनकम। एक होती है मनी इनकम, एक होती है रियल इनकम। मनी इनकम का मीनिंग होता है, से मेरी सैलरी है 20,000, तो ये मेरी कौन सी इनकम है? मेरी कौन सी इनकम है? ये सर ये मनी इनकम है। यस, ठीक है। आपको थोड़ा सा बेटा रिस्पॉन्स करना है ताकि मैं देखते रहता हूँ कि आप लोग एक्टिव हो या नहीं, और आप लोग तभी एक्टिव होगे जब आंसर दोगे, नहीं तो आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। रियल, वैसे भी ऑनलाइन क्लास में बैठे हम। रियल देखो, ऑनलाइन क्लास में ना मुझे नींद आती है ना मैं थकता हूँ। रीजन, मैं एक्साइटेड रहता हूँ पढ़ाने के लिए, पैशनेट रहता हूँ। बस आपके अंदर ही अगर वो पैशन है ना, यू विल नॉट टायर्ड। कोई स्टूडेंट बोलता है सर 2 क्लासें पढ़ के थक जाते हैं, ये वो स्टूडेंट है जो पैशनेट नहीं है। पैशन हो ना बेटा तो 2 क्या 3 क्या, स्कूल में कई बार 6-6 घंटे पढ़ते हो, तो ये तो बहाने हैं ना पढ़ने के। वीक स्टूडेंट की बातें, पढ़ने वाले बच्चे के पास कोई बहाना नहीं होता ना पढ़ने का।
रियल इनकम क्या है? रियल इनकम है अगर मैंगो का रेट 100 रुपीज पर केजी हो। कुछ बता सकते हैं 20,000 में कितने मैंगोज आएंगे? सर 200 kg। यस, तो आपने कैसे निकाला कि सर अगर आप अपनी सारी सैलरी 20,000 की 20,000, अब कोई बंदा अगर इतना पैशनेट हो, सैलरी मिली और मैंगो की शॉप पे चला गया, कितने मैंगो खरीद के ले आया? कितने मैंगो खरीद सकता है वो अपनी इनकम में से अगर वो चाहे तो? टेल मी। यस सर। 200 केजी, राइट। अब अच्छा ये बताओ, लो डिमांड में एक अजम्पशन थी इनकम को लेके, क्या थी वो अजम्पशन? ये पॉइंट को सीरियसली समझना, सीरियसली, क्योंकि तुम इसे मिस्टेक्स करते हो और टीचर इस पॉइंट को डालता है एग्जाम में। लो डिमांड में एक अजम्पशन थी इनकम को लेके, क्या अजम्पशन थी? सर इग्नोर है। वो नहीं, लो डिमांड, कांस्टेंट रहती है इनकम। यस, वेरी गुड। लो डिमांड में एक अजम्पशन थी नो चेंज इन द इनकम। इनकम कांस्टेंट रहती है, नो चेंज इन इनकम, कंज्यूमर का इनकम सेम रहेगा। इसका मतलब सैलरी तो सेम रहने वाला है बेटा आपका। अब अगले महीने सैलरी भी आपको कितनी मिलने वाली है? 20,000। डोंट एक्सपेक्ट कि सैलरी आपकी ज्यादा हो जाएगी। अब आपकी सैलरी तो 20,000 ही रहेगी। अब मैंगो का रेट सस्ता हो गया, लो जी, मैंगो का आपकी सैलरी से लिंक थोड़ी ना है, फिर भी मैंगो का रेट मार्केट सस्ता हो गया, लो मैंगो आ गया सीधा 50 रुपीज पे। अब बताओ आप कितना मैंगो खरीद सकते हो? अब क्वांटिटी कितनी आ सकती है मैंगो की? 400 kg। वेरी गुड। 20,000 रुपए में, 400। यस, 20,000 रुपीज में अगर मैंगो का रेट 50 रुपीज पर केजी हो तो हर कोई बोलेगा कि सर हम ना 400 किलो मैंगो खरीद सकते हैं। तो बताओ बेटा, आपकी मनी इनकम चेंज हुई? अब यस और नो में आंसर देना। मनी इनकम चेंज हुई? नो सर। मनी इनकम रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन होने वाला पता क्या है? जैसे ही मैंगो का प्राइस डाउन जाएगा, मैंगो की डिमांड अप हो जाएगी। और अब उसके पीछे रीजन नंबर 4 समझ आएगा आपको, और रीजन नंबर 4 है क्योंकि कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? क्या बढ़ जाती है? रियल इनकम। और आप बोलो सर रियल इनकम आपने समझाई तो है नहीं अभी तक। यस बेटा, मैंने जानबूझ के समझाई नहीं आपको। रियल इनकम का मीनिंग है क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट यू कैन बाय फ्रॉम योर इनकम। क्या बोला मैंने? वो सारी क्वांटिटी जो आप अपनी मनी इनकम से खरीद सकते हो, उसको बोलते हैं रियल इनकम। मैं को और सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ये तो था कि सिलेबस के हिसाब से मैंने समझाया आपको, अब मैं आपको अपने स्टाइल में समझाता हूँ। मेरा स्टाइल ज़्यादा पसंद आता है स्टूडेंट्स को, कई बार बोलते सर अपने स्टाइल में समझाओ, तो मैं ये बोलता हूँ बेटा, एक स्टूडेंट ने पूछा आपकी फीस कितनी है? मैंने बोला कि ठीक है। कहता सर इकोनॉमिक्स की फीस कितनी है? मैंने बोल दिया इकोनॉमिक्स की फीस है 30,000। बताओ मैंने उसको मनी की टर्म्स में बताया या नहीं? 30,000 मनी है या कुछ और है? सर ये मनी के टर्म्स में है। सर मनी की टर्म्स में। यस। अब मैं उसको बोलूंगा बेटा मैं नहीं बताऊंगा फीस आपको अपनी। वो कहता सर ये तो फिर बात बनेगी नहीं, आप फीस बताओगे नहीं तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना। मैंने उसको बोला फिर ऐसा कर बेटा, मार्केट में जा, सैमसंग या अभी अमेजोन पे चेक कर, सैमसंग स्प्लिट एसी 1 टन, मॉडल नंबर दिस, ऐसा कुछ बोल दिया। उसका प्राइस चेक कर ले, जो वो प्राइस है वही मेरी फीस है इकोनॉमिक्स की। अब बच्चा क्या जाएगा? अमेजोन पे जाएगा, सबके मोबाइल में अमेजोन रहता है, अमेजोन जाएगा लिखेगा सैमसंग स्प्लिट एसी 1 टन दिस मॉडल, और अमेजोन उसकी प्राइस क्या शो करेगा? क्या शो करेगा? 30,000। तो अब एक चीज को बताने के 2 तरीके हो गए बेटा। मेरी फीस क्या है? 30,000।
बट अगर पैसा बोलना लाउड ना हो तो बोलूँगा मेरी फीस कितनी है, इक्वल टू 1 टन सैमसंग स्प्लिट एसी दिस मॉडल, यू कैन चेक द प्राइस। तो मीन्स जब इनकम को रुपयों में बताया जाता है वो है मनी इनकम, और जब ये कहा जाता है कि उस मनी इनकम से क्या हम खरीद सकते हैं, व्हाट कैन यू बाय फ्रॉम दैट मनी इनकम, तो वो आपकी क्या बन जाती है, रियल इनकम। तो इसका मतलब जब बोलता हूँ कि रियल इनकम 200 किलोग्राम है, देखा बेटा क्वेश्चन एक ही है, बट अगर हम एक क्वेश्चन को 40 मिनट्स में कर रहे हैं, चलो पहले रिवीजन करते हैं हम जरूर, आप क्योंकि नए स्टूडेंट हो अभी इकोनॉमिक्स में, मैं थोड़ा रिवीजन भी करवा रहा हूँ पहले, वो इससे आपका एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा। मेरा एक ही एम है इकोनॉमिक्स में आपका इंटरेस्ट क्रिएट करना, पढ़ाने को पूरा साल पढ़ा है, कोई इशू नहीं है। जिस दिन मैं 2 घंटे या 3 घंटे क्लास ले लूँगा आपकी, उस दिन हमारा सिलेबस फास्ट हो जाएगा, आगे हो जाएगा, कोई इशू नहीं मुझे सिलेबस को लेके, सब कुछ के बाद भी हमारा सिलेबस टाइमली ओवर होगा। लेकिन पॉइंट है कि जो हम समझ रहे हैं क्या उसको उन डेप्थ समझ रहे हैं, उस डेप्थ के साथ जिसके बाद हमें इसको पढ़ना ना पड़े दोबारा। अगर मैं बोलूँ कि आपकी इनकम 200 किलो मैंगो है, बोलो सर ये क्या बोल रहे हो, यस बेटा इकोनॉमिक्स सिखाती है हमें किसी की इनकम को ऐसे बोला जा सकता है 200 kg मैंगो ऑफ दिस क्वालिटी, और उसका मार्केट रेट पूछ लो 100 रुपीज होगा, तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं उसकी इनकम कितनी होगी, 20,000। तो अब पॉइंट क्या कहता है कि जब किसी की मनी इनकम चेंज नहीं होती, क्योंकि हमारी assumption है, अगर इस assumption को हटा दोगे तो लो डिमांड लगेगा ही नहीं। तो लो डिमांड तब लगेगा जब मनी इनकम रिमेन्स कांस्टेंट। फिर भी हम क्या बोल रहे हैं, जब प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। अब मैं असली बात पे आ रहा हूं, तो रियल इनकम का दूसरा नाम क्या है, यस एवरीवन, रियल इनकम बोले तो परचेजिंग पावर, या वो सारी चीजें जो तुम मनी इनकम से खरीद सकते हो, और वो किस पे डिपेंड है, प्राइस पे डिपेंड है। अगर मैंगो प्राइस 100 है तो आपकी परचेजिंग पावर क्या है, 200 kg मैंगो। अगर मैंगो प्राइस कम हो गया तो आपकी परचेजिंग पावर क्या है, 400 kg। तो इसलिए हम बोलेंगे जैसे जैसे प्राइस कम होती है कंज्यूमर की पीपी, पीपी बोले तो पीपी ज्वेलर नहीं, पीपी बोले तो परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, यस। जैसे जैसे प्राइस कम होती है कंज्यूमर का पीपी परचेजिंग पावर बढ़ जाता है, इसलिए अब वो डिमांड ज्यादा करता है। ये बेटा इतना इफेक्टिव पॉइंट है, जनरल लाइफ में लगता है हमारे। इससे जब भी कोई मैंगो का रेट कम बोलता है, पता नहीं हमें अंदर से क्या हो जाता है, हम 2 किलो लेने जाते हैं, 3 किलो ले आते हैं, 5 ले आते हैं। तो ये जो इनबिल्ट सिस्टम दिया ना भगवान ने हमारे अंदर, ये लो डिमांड दिया है। और लो डिमांड क्यों लगता है, ये डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल हमें समझा रहे हैं, ये मैं नहीं समझा रहा, डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल समझा रहे हैं, जिनकी बुक से मैंने पढ़ा है। मैं आपको इतना डिटेल में क्यों समझा पा रहा हूँ, मैंने टिया जैन से या किसी बुक से नहीं पढ़ा है, मैंने डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल की, क्योंकि अकाउंट्स के बाद इकोनॉमिक्स मेरा दूसरा सब्जेक्ट था, रिसर्चिंग, मेमोरी मेरा तीसरा सब्जेक्ट था। मुझे दुनिया में इसके अलावा कोई और काम नहीं आता, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड मेमोरी। तो रिसर्च करने के बाद मजा आता है चीज को पढ़ने का। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है भाई, रियल इनकम बढ़ती है आपकी, और जब रियल इनकम बढ़ती है आप खुश हो जाते हो, चीजों के रेट कम होते हैं तो आप उतने में ज्यादा खरीद सकते हो। और ये आपके साथ होगा बेटा, अगर मिठाई 500 रुपये किलो है और शॉपकीपर पे बोल दे कोई बात नहीं बच्चा तेरे लिए 400, तो बोलो ठीक है फिर ज्यादा पैक कर दो, 500 में ज्यादा आ जाएगी, आपकी डिमांड उस टाइम बढ़ेगी। तो इसलिए जिस भी शॉपकीपर को डिमांड बढ़ानी होती है वो चीजों के रेट कम कर देता है, वो कंज्यूमर को मोटिवेट करती है वो चीज। लास्ट पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पर, हाँ जी, अब देखिए ध्यान से, ये जो पॉइंट है ना, ये टेक्निकल पॉइंट है, ये शायद आपको समझ नहीं आएगा, मैं नहीं समझा सकता आपको। क्यों नहीं समझा सकता, क्योंकि आपने अभी चैप्टर 3 नहीं किया इसके लिए, अभी हम डायरेक्टली चैप्टर 4 कर रहे हैं। अब अगर आप बुक में जाओगे तो ये चैप्टर 4 है बेटा, लॉ डिमांड। इससे पहले चैप्टर 2 या किसी बुक में 3 आता है जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या आता है, क्या नाम बोला मैंने, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या आता है, हाँ, उसमें एक लॉ आता है, यस, उसमें एक लॉ आता है बेटा, उसका नाम है लॉ ऑफ DMU, D फॉर डिमिनिशिंग, M फॉर मार्जिनल, U फॉर यूटिलिटी। अब इसलिए इस पॉइंट को भी हम पेंडिंग छोड़ देंगे, क्योंकि जब आपको मैं वहां समझाऊंगा तो वहां मैं आपको 6 मार्क्स में समझाऊंगा, पूरा 60 मिनट्स में समझाऊंगा मैं इसको।
और 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है व्हाट इज लॉ ऑफ DMU। अगर किसी को देखना हो, आज भी शौक हो किसी को, पैशन रखो अपना, तो अगर किसी के पास बुक है इकोनॉमिक्स की तो आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर में जाओ, और यूटिलिटी एनालिसिस वहाँ पे एक टॉपिक होगा, क्योंकि उसके 2 पार्ट हैं। तो किसी बुक में एक ही चैप्टर में 2 पार्ट हैं, किसी में 2 अलग अलग पार्ट हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ चैप्टर 2 और चैप्टर 3। और THR में शायद फर्स्ट चैप्टर के 2 पार्ट है तो चैप्टर 3 और 4 रहते हैं, तो हर बुक का अपना सीक्वेंस है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपको चैप्टर शुरू में ही ये एक लॉ मिलेगा, लॉ ऑफ DMU। ये क्या कहता है मैं इसको समझा नहीं सकता आपको, क्योंकि वहां समझेंगे। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। ये लॉ ये कहता है जब हम किसी चीज को ज्यादा कंज्यूम करते हैं, ज्यादा टेस्ट करते हैं, ज्यादा देखते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं, तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम हो जाती है। ऐसा आपने लाइफ में कभी फील किया है? अगर हम कोई चीज ज्यादा करें, जब कोई चीज हमें सर ज्यादा उससे मिलने वाली क्या कम हो जाती है? सेटिस्फेक्शन। बेटा आप कोई भी काम जब करते हो, आप एक एंजॉयमेंट के लिए करते हो, जिसको इकोनॉमिक्स में क्या वर्ड दिया जाता है? सेटिस्फेक्शन। ठीक है, मान लो सपोज सॉन्ग सुनना मेरा शौक है, मान लो एक सॉन्ग, और मेरा फेवरेट सॉन्ग है वो। जब मैं फर्स्ट टाइम उस सॉन्ग को सुनूंगा तो मुझे बहुत मजा आएगा। मैं बोलूँ चलो एक बार फिर सुनते हैं, क्या आपको लगता है सेकंड टाइम मजा आएगा उतना? सेम टाइम पे, ये नहीं 2 महीने बाद सुना, सेम टाइम पे वो सॉन्ग फिर सुन रहे हो, मजा तो आएगा क्योंकि आपका फेवरेट है वो, पर उतना नहीं आएगा बेटा। और अगर आप पागल ही हो जाओ, थर्ड टाइम भी करो वही काम, फोर्थ टाइम भी करो, तो बेटा मजा नहीं आने वाला आपको। उल्टा आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी कि एक ही सॉन्ग बार बार सुन रहे हो। तो ये एक पूरा लो है, बड़ा मजेदार लो है। इसलिए जब हम कंज्यूमर के लिए चैप्टर करवाएंगे ना आपको, ये चैप्टर बेटा इतना टफ होता है ना, आपके स्कूल टीचर को टफ लगेगा, और स्टूडेंट्स का तो मतलब बुरा हाल होता है उस चैप्टर में। और आप लोग बड़े मजे से पढ़ रहे होगे, उस चैप्टर को सीख रहे होगे, और टेक्निकली हम उस चीज को समझ रहे होंगे। क्योंकि बेटा कोई चीज टफ होती ही नहीं है, मैंने खुद से जाना है। बस एक चीज को अंडरस्टैंड कर लो। सोचो, जो चीज मुझे समझ नहीं आई कभी, वो मेरे लिए टफ है, और जो मेरे लिए टफ है मैं आपको समझा ही नहीं पाऊंगा कभी, वो आपके लिए भी टफ है। इसलिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो मुझे समझ आ चुका है, और जो मुझे समझ नहीं आया मैं कभी पढ़ा ही नहीं रहा, वो मेरा टीचिंग सब्जेक्ट है ही नहीं। वो मेरे मेरे इंटरेस्ट से बाहर है। वो बिजनेस स्टडीज मेरे इंटरेस्ट से बाहर है, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं, वो किसी और का है, किसी और का इंटरेस्ट है उसके अंदर। तो इसलिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा है, क्योंकि मुझे खुद समझ आ चुका है। जब इस लॉ को समझोगे तो आप मानोगे यस सर, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है। आप अपनी कोई भी फेवरेट चीज पकड़ लो, कोई मोबाइल गेम, कोई क्रिकेट, कोई मूवी, कुछ भी जो आपका फेवरेट हो, जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। फर्स्ट टाइम देखो, फर्स्ट टाइम खाओ। अब देखो ना, कोई चीज खाने वाली होती है, कोई देखने वाली होती है, कोई चीज करने, जो भी है, आप फर्स्ट टाइम करो मजा आएगा। सेम टाइम पे सेकंड टाइम करोगे मजा ही नहीं आएगा। ये है लॉ ऑफ DMU, कि जब हम किसी चीज को बार बार कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, मान लो मेरी फेवरेट डिश है, मान लो पिज्जा है, वो फेवरेट पिज्जा है बेटा मेरा, मेरे सामने आ जाना मैं खा जाऊंगा, लेकिन वो पहली बाइट ही अच्छी लगती है, बस दूसरी वो कम लगती है, तीसरी और कम लगती है। पूरा पिज्जा खाने के बाद तो हमें होता है कि अब तो भाई ये पिज्जा मेरे सामने आ ही ना भी 2 घंटे। तो ये है। तो इसलिए यहाँ पे कहा जाता है जब जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है उसकी डिमांड बढ़ती है। बट हम अब इसको उल्टा बोल लेंगे, किसी प्रोडक्ट की डिमांड तब बढ़ती है जब उसका प्राइस कम होता है। ऐसा बोल सकता हूं मैं, वाइस वर्सा? किसी प्रोडक्ट की डिमांड, हाँ, किसी प्रोडक्ट की डिमांड तभी बढ़ती है जब उसका प्राइस कम होता है, क्योंकि हमें पता है अगर हम उस प्रोडक्ट को ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन, लेकिन इकोनॉमिक्स में सेटिस्फेक्शन को बोलते हैं यूटिलिटी, एक वर्ड होता है, पर अभी ध्यान मत देना, ये सब कुछ चैप्टर में सिखाएंगे आपको। यूटिलिटी, उससे मिलने वाली यूटिलिटी, उससे मिलने वाला मजा, सेटिस्फेक्शन कम हो जाता है। इसलिए मैं उसे तभी ज्यादा खरीदता हूं जब मुझे प्राइस कम मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो की एग्जाम्पल चल रहा है, मुझे पता है जब मैं 5 kg मैंगो खरीदूंगा तो क्या होगा घर जाके, लंच में भी मैंगो खा रहे हैं, डिनर में मैंगो खा रहे हैं, मैंगो शेक ही शाम को पी रहे हैं, मैंगो आइसक्रीम ही खा रहे हैं, हर जगह मैंगो मैंगो हो जाएगा, तो बेटा आपका ना टेस्ट ही खराब हो जाएगा मैंगो को लेके। लेकिन हमें पता है हम तभी खरीद रहे हैं ज्यादा क्योंकि प्राइस कम है, अगर टेस्ट खराब हो जाए तो भी हो जाए, कोई बात नहीं, सस्ता मिला है। ये रीजन बहुत से लोगों को पता नहीं होता, लेकिन उनके अंदर ये चल रहा होता है। जब हम कोई प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदते हैं, इसलिए ज्यादा खरीदते हैं क्योंकि वो प्राइस कम दे रहा है, और हम ये बोलते हैं, मान लो बंदा है सामने वाला बोलता है
1 kg मैंगो 150, तो उसको पता क्या बोलते हैं, 100 रुपीज लगा ले, हम 5 kg ले लेंगे। ऐसा होता है नहीं होता, बोलो। वन के जी मैंगो का रेट क्या है 150, और हम ऑफर क्या देते हैं, ये प्राइस है, बट हमारा ऑफर क्या होता है 100 पे 5 कि भाई तू रेट कम कर ले, तू रेट कम कर ले, हम पूरा उठा लेंगे 5 किलो, सारा ले जाएंगे तेरे से, या 5 kg ले जाएंगे। वो कहता है नो, वो क्या बोल देते हैं, नो सर रेट तो कम नहीं होगा। फिर आप कितना खरीदते हो उससे, मान लो लेके तो जाना ही हमें घर, कितना लेके जाते हैं, सर 2 kg 3 kg 1 kg मान लेते हो या 2 kg मान लेते हैं। अगर बोलता है यस सर ओके डन, या बोलता है चलो सर 100 तो नहीं, चलो मैं 120 लगा लूंगा, कुछ तो कम होगा, और डन 5 kg पैक कर दो। यही होता है बेटा हर शॉप पे। अगर तुम आज जाओगे ना मार्केट में परचेजिंग करने, अगर पेरेंट्स आपको भेजते हैं, वैसे खुद जाते होंगे, अगर वो खुद जाते हैं कभी उनके साथ जाना, यही हो रहा होगा। वो तुम वहां खड़े होगे चुपचाप देखना, तुम बोलो ये तो इकोनॉमिक्स है, ये तो सर ने एग्जाम्पल दी थी। तो बच्चे बोलते हैं कि एम के सर ने यही तो समझाया था हमें कि 150 पे 1 kg खरीदेंगे, लेकिन जैसे वो बंदा 120 पे आएगा हम 3 kg खरीद लेंगे। और ये ऑफर वो भी दे सकता है कि सर ऐसा करो 3 किलो ले लो, मैं रेट कम कर लूंगा। वाइस वर्सा है, क्योंकि उसको पता है, उसको सिखाया गया है, किसी ने सिखा दिया कि कंज्यूमर को रेट कम करो, वो ज्यादा खरीदता है। क्योंकि कंज्यूमर को पता है घर जाके जब 3 किलो मैंगो खाएंगे, मैंगो तो 1 किलो भी बहुत होता है, लेकिन जब ज्यादा खाएंगे तो उससे मिलने वाला टेस्ट कम हो जाएगा, तो उसको खरीदने के लिए वो तब तैयार होता है जब प्राइस कम दी जाए। तो मैंने इन 5 पॉइंट्स को बेटा एक पूरे चैप्टर के जैसे समझा दिया, क्योंकि इनका बहुत बड़ा यूज है आगे जाके, मतलब नोट की अभी +1 में आगे जाके। तो ये 5 रीजन है जिस कारण से लॉ ऑफ डिमांड लगता है पूरे वर्ल्ड में, और मुझे लगता है आप लोग अभी मुझे सुना सकते हो। पहला रीजन क्या, बोलो एवरीवन, कौन सा इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हाँ नंबर 2, substitutional effect सेकंड, कोई एक बोल देगा तो दूसरा रिपीट नहीं करेगा, दूसरा, different uses डिफरेंट डिजीज। थर्ड, चेंज इन नंबर ऑफ कस्टमर। फोर्थ, income effect फिफ्थ लॉ ऑफ DMU, हाँ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, जिसको हमने ज्यादा समझा नहीं अभी, बट आई थिंक थोड़ा सा आप अब यहाँ से रीड करके लिख सकते हो, नहीं तो आप इस पॉइंट को छोड़ के बाकी 4 भी लिख सकते हो। उसके बाद है लॉ डिमांड क्यों नहीं लगता, उसके एक्सेप्शंस क्या हैं वो हमने समझा दिया आपको। बस बेटा अब हमारा सिर्फ एक लेक्चर रह गया, लास्ट पार्ट है। मैं थोड़ा सा स्टार्ट करवा देता हूँ क्योंकि मुझे इतने टाइम में ही ज़्यादा टाइम लगता है। अब हमें पता है कि चैप्टर के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं लास्ट वाली क्लास की बात कर रहा हूँ। डिमांड के चेंज होने के 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न क्या है, प्राइस, दूसरा रीज़न क्या है, अदर फैक्टर्स। जब प्राइस चेंज होती है, प्राइस राइज होती है तो डिमांड कम हो जाती है, यही है ना। yes sir इसको बोलते हैं लो डिमांड, यही पढ़ा अभी हमने, लो डिमांड बोलते हैं। और लो डिमांड के कई yes sir चीजें थी, लो डिमांड के मीनिंग था, टेबल था, डायग्राम था, अजम्पशंस, क्यों लगता है जो आज हमने किया, कब नहीं लगता, एक्सेप्शंस। लो डिमांड पूरा एक टॉपिक था बेटा, वो खत्म हो चुका हमारे बीच में अब। लेकिन वो कहते हैं लो डिमांड के कारण हमें 2 बातें समझ आई, ध्यान सुनना, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्लास होगी ऑलमोस्ट, हमारा ऑलमोस्ट 6 लेक्चर का रहता है, 5 ही मान लो, बीच में एक दिन तो क्लास हो नहीं पाती ज़्यादा, तो 5 से 6 लेक्चर का रहता है चैप्टर। और मैंने बहुत अच्छे से रिकॉर्ड किया इसको, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट के लिए रिपीट नहीं होने वाला ये थ्योरी डिमांड चैप्टर। कोई स्टूडेंट अगर लेट भी आएगा, वो रिकॉर्डिंग सुनता है, फिर मैं उसके डाउट्स ले लेता हूँ। वैसे डाउट्स उसको आते नहीं कभी, क्योंकि बहुत डिटेल में समझाया जा रहा है। लो डिमांड ये समझाता है कि या तो डिमांड एक्सटेंड करती है, या तो डिमांड एक्सटेंड करती है, या डिमांड कॉन्ट्रैक्ट करती है। एक्सटेंड्स या कॉन्ट्रैक्ट्स। और आई थिंक साइंस में आप ये वर्ड्स पढ़ के आए हो, वैसे भी नॉर्मल वर्ड्स हैं,
एक्सटेंशन का मीनिंग होता है बढ़ना, किस चीज का राइट हाँ, किस चीज का ज्यादा होना। और डिमांड ज्यादा कब होगी? डिमांड ज्यादा कब होगी? जबकि प्राइस कम होगा। जब प्राइस कम होगा। दूसरा लॉ डिमांड ने क्या बताया कि डिमांड कम होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स सिकुड़ना, किसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट होना, कम होना। मैं दोनों वर्ड्स बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में भी और हिंदी में भी। किसी चीज का कम होना कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, बिकॉज इट्स प्राइस राइजेस। तो आज के बाद हम लॉ डिमांड को दो वर्ड्स देंगे, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। बोलो एवरीवन, क्या वर्ड्स बोले मैंने? एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट। और दोनों तो होंगे नहीं, या तो एक्सटेंशन होगी या फिर कॉन्ट्रैक्शन होगी। आप एक नई आप एक नई टी शर्ट लेके आओ बेटा, उस नई टी शर्ट को वॉशिंग मशीन में डाल दो। अब दो ही चीजें हो सकती हैं खराब अगर होती, या तो टी शर्ट का साइज छोटा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी वो, या टी शर्ट साइज बड़ा हो जाएगा, वो एक्सटेंड हो जाएगी। अगर अच्छी क्वालिटी है तो कुछ नहीं होगा उसको। अब एक्सटेंशन कब होती है? एक्सटेंशन का मतलब डिमांड का बढ़ना है कम होना? सर बढ़ना। और डिमांड कब बढ़ेगी? जब प्राइस कम होगी, ज्यादा होगी, कम होगी। तो आप कोई भी एग्जांपल सेट कर सकते हो बेटा। जब प्राइस 50, जब प्राइस कम होगी। हाँ कुछ भी लिख सकते हो। जब प्राइस 50 रुपीज है तो डिमांड 1 है, जब प्राइस कम हुई तो डिमांड 5 होगी, वट कुछ भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि जो मैंने लिखा वही याद करना आपको। आप लिख सकते हो जब प्राइस 4 रुपीज है तो डिमांड 1 है, जब प्राइस 1 हुई तो डिमांड 5 है, कुछ भी लिख दो, एनीथिंग। मतलब हमें रेंडमली एक टेबल बनाना है और फिर उसका डायग्राम बनाना है। ये मैं आपको कल बना के दिखा दूंगा, आज डायग्राम बनाने का टाइम नहीं है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? डिमांड का क्या होना? कॉन्ट्रैक्ट होना। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होगा? डिमांड कम हो रही है, ज्यादा हो रही है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड सर। हाँ, डिमांड कम हो रही है, ज्यादा हो रही है? कम हो रही है। सर कॉन्ट्रैक्शन यानी कि डिमांड कम हो रही है। और डिमांड कब कब होगी? कम जब प्राइस बढ़ेगी। ये देखो मैंने यहाँ पे प्राइस, यस, एक और मैंने यहाँ प्राइस बढ़ा दी तो डिमांड क्या होगी? कम होगी। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। और इन सब में एक ही बात लिखी होगी, एक बड़ी बात होता है ना, बड़ी न्यूज आ रही है, तो बड़ी बात क्या है? अदर फैक्टर बीइंग इक्वल। यस, जब तक अदर फैक्टर्स साइलेंट नहीं होंगे, कांस्टेंट नहीं होंगे, तब तक लॉ डिमांड लगेगा नहीं। और लॉ डिमांड के ही दो नए नाम है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। मीनिंग समझा दिया, टेबल समझा दिया, टेबल सामने ही है, कुछ भी बना सकते हो आप। प्राइस को बढ़ा दो, डिमांड कम हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन। प्राइस कम कर दो, डिमांड बढ़ जाएगी, एक्सटेंशन। और उसके बनेंगे दो डायग्राम। यहाँ जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा एक्सटेंशन का, और यहाँ जो डायग्राम बनेगा वो किसका बनेगा? कॉन्ट्रैक्शन का। तो नेक्स्ट क्लास में रिपीट तो करना ही है, तो मैं यहीं से उठा लूंगा इस टॉपिक को, और हम अपना लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है, क्या लिखा है? शिफ्ट इन डिमांड। क्या है? क्या है बेटा? और यहाँ पर आएंगे अदर फैक्टर्स। बेचारों को अभी तक हमने साइलेंट कर रखा है, चुप चुप चुप। अब अदर फैक्टर चेंज होंगे, तो इसलिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यही है। और तब हम दो वर्ड यूज करेंगे, इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड। इसलिए मैंने आज निशांत को बोला था इंक्रीज वर्ड यूज नहीं करना है, क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज वर्ड तब यूज होते हैं जब अदर फैक्टर्स का इफेक्ट आता है। और जब प्राइस का इफेक्ट आता है तो या तो बोलो राइज और फॉल, सिंपल वर्ड्स बोलो, राइज और फॉल चलेगा। या एक्चुअल वर्ड्स क्या हैं? एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। बट इस पे ज्यादा क्लैरिटी, हाँ ये तो था, यस ये था कल का एपिसोड। कल क्या होगा? परसों हम मिलेंगे फ्राइडे को, और अकाउंट्स क्लास लेट हो गई थी ज़्यादा आज, नहीं तो फिर हम टाइमली स्टार्ट करते। तो होपफुली 5:15 या 5:30 लेके चलो, ऑनलाइन क्लास है तो 10-15 मिनट लेट हो जाएगा। हम मिलेंगे परसों फ्राइडे को ऑनलाइन ही, और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और ये समझेंगे कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन लॉ डिमांड है, जहाँ प्राइस का इफेक्ट आता है। इंक्रीज डिक्रीज उसके ही सेम सिनोनिम्स है, सेम ही है इंक्रीज और एक्सटेंशन का मतलब। अब नॉर्मल लाइफ में हम इंक्रीज को ही एक्सटेंशन बोल देते हैं, पर इकोनॉमिक्स में डिवाइड कर दिया गया। इंक्रीज डिक्रीज तब लगाएंगे जब डिमांड बढ़ती है अदर फैक्टर्स के कारण, या घटती है अदर फैक्टर्स के कारण, उसको बोलेंगे। हाँ बेटा वो माइक को ना म्यूट रखा करो, अगर बैकग्राउंड पे शोर है वहाँ पे, अगर नॉइस है तो कोई बात नहीं, आप साइलेंट की भी कर सकते हो क्लास 10, क्योंकि
आप कॉन्म्यूट तब करना है जब बैकग्राउंड पे नहीं है, मतलब आप बिल्कुल पीसफुल एरिया में बैठे हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग में भी वो आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी एज इट इज़। और ये जो रिकॉर्डिंग मैंने आज की है, चाहे ऑनलाइन क्लास में की है, इसे बहुत से 300-400 बच्चा सुनने वाला है पूरे साल में, इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस रहता है हमारा आपको पढ़ाते वक्त। अब देखो ना, आप 15 स्टूडेंट सामने हो, मेरा इंटरेस्ट इस टाइम 500 स्टूडेंट वाला है। मेरे पैशन को समझ सकते हो आप, क्योंकि आपसे 15 स्टूडेंट के लिए नहीं हो रही है रिकॉर्डिंग, सबके लिए हो रही है, लेकिन आपके साथ हो रही है तो मज़ा आ रहा है। बीच में पार्टिसिपेशन भी है, डाउट्स भी हैं। तो अब अगर कोई ऑफलाइन स्टूडेंट या सॉरी ऑनलाइन स्टूडेंट या मोबाइल ऐप स्टूडेंट सुनेगा, उसे मज़ा आएगा, क्योंकि ऑफलाइन रिकॉर्ड है, ये कोई यूट्यूब वीडियो नहीं है कि यूट्यूब पे बनाया गया है, ये स्टूडेंट्स के साथ रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो है। यही हमारा फंडा है कि 20 स्टूडेंट्स पे पूरा हार्डवर्क करते हैं, 200 स्टूडेंट्स इतना उसका रेवेन्यू हमें मिलता है, इसलिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट मिलता है। इसलिए हमें आपकी काउंटिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके बैच में 10 स्टूडेंट रहो या 20 हो या 30 हो जाएं, कोई इशू नहीं है बेटा। हमें आपके साथ हमेशा पैशनेट टीचिंग रहेगी। बस ये है मेरा फंडा सिर्फ इतना कि अगर ऑफलाइन में 10 बच्चे बैठे हैं, 10 के 10 एक्टिव होने चाहिए, मज़ा आए पढ़ाने में। अगर मुझे मज़ा नहीं आ रहा तो रिकॉर्डिंग अच्छी होगी नहीं, ना आपको समझ आएगा ज़्यादा, ना किसी और को फ़ायदा होगा। तो ओवरऑल हम सबका फ़ायदा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, यही इकोनॉमिक्स है, यही कॉमर्स है, यही बिजनेस है। तो इसलिए अगली क्लास में सब लोग आएंगे, अदर फैक्टर्स की हम बात करेंगे, और जब अदर फैक्टर्स का इफेक्ट आएगा तो डिमांड चेंज होगी, लेकिन उसका नाम होगा इंक्रीज एंड डिक्रीज, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, हम ये मानेंगे उस केस में। इसके साथ मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ, मैम वेट कर रहे होंगे, काफ़ी लेट हो गया बिजनेस स्टडीज के लिए। थैंक यू सर, ओके, वेलकम। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। सेम टू यू बेटा, थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू।